आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा सर जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री हैं और काफी समय से सन 1978 से ही अध्यापन कार्य में निरत रहे हैं। स्नातक, परास्नातक और शोधार्थी छात्रों के प्रति उनका अकादमिक निर्वहन प्रशंसनीय है। उनकी मुख्य अभिरुचि है वैश्विक व्यापार परिप्रेक्ष्य में नव उदारवाद का आर्थिक नीतियों पर प्रभाव, रक्षा व सामरिक महत्व से जुड़े विषय, आंतरिक सुरक्षा, जैविक आतंकवाद और विशेष रूप से जैसा हम आज देख रहे हैं चीन के संदर्भ में और उसकी महत्वाकांक्षा सामरिक, आर्थिक दोनों ही दृष्टि से किस प्रकार विश्व को प्रभावित कर रही है। सर संप्रति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में कुलपति पद पर सुशोभित हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर से आग्रह करूंगा कि वे सभा को अभिसिंचित करें। शर्मा सर। आप सभी का अभिवादन और इस सभा में स्वागत। मेरे पूर्व वक्ताओं ने विषय को बहुत अच्छे प्रकार से प्रतिपादित किया है। वैसे हमारे प्राचीन वाङ्मय में तो सार्वभौम राष्ट्र की कल्पना की है। यजुर्वेद में कहा है ओम स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम, ये पूरा करीब 10-12 प्रकार की शासन प्रणालियों का, जिसके अभी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। और अंत में कहा समुद्र पृथिव्या समुद्र पर्यंताया एक राट देती, अर्थात पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों से युक्त जो राज्य हैं उन सबके कल्याण की कामना की गई है। अगर हम देखें तो उस प्राचीन काल में मुझे लगता है कि एक सार्वभौम राष्ट्र की दृष्टि से विचार करें तो जो भारतीय आचार विचार और भारतीय मर्यादाएं और जो जीवन शैली है वो शायद सार्वभौम रही होंगी। मैं उसके अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा, सांस्कृतिक आयाम हो गए, लेकिन एक उदाहरण मैं अवश्य देना चाहूंगा कि 1500 BC का एक शिलालेख मेसोपोटामिया में, टर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो हित्ती और खत्तानी दो साम्राज्य थे, उनके बीच में जो संधि हुई थी उसमें इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार आदि के संदर्भ है। कहने का मतलब है यदि हम सन 1001 की बात करें तो 27 नवंबर तक वहां राजा जयपाल का शासन था। उसके बाद वहां अरबों के आक्रमण में और वह सारा हुआ। उसके बाद भी आज भी हम देखें तो बांग्लादेश का नववर्ष बैसाखी के दिन शुरू होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र का अगर विचार करें तो हमने, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा तो हमें सदैव इस बात पर रही है कि जो व्यक्ति के लिए आचरण योग्य कर्तव्य हैं वे सारे हमने धर्म में कहे। महाभारत में ही धर्म की 24 परिभाषाएं उसी पर केंद्रित हैं। और हमारे यहाँ उपासना पद्धतियों के आधार पर यह स्वातंत्र, तो जैसा विवेकानंद जी ने भी शिव महिमा स्तोत्र के उस श्लोक का उद्धृत किया था, रुचि नाम वैचित्र्याद रजु कुटिल नाना पद्धति सुषाम भ्रणाम एको गम्यस्वमसि पे सामरणव्यम, अर्थात नदियां जैसे भिन्न भिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े मार्गों से जाती हैं फिर भी सभी एक ही समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही व्यक्ति अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार किसी भी प्रकार का उपासना मार्ग चुनकर और अपना साधना उपासना करे, सभी लोग उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। यानी कि हमने कभी ये दुराग्रह नहीं रखा कि मेरी ही पद्धति सही है, दूसरी पद्धतियां गलत है। बहरहाल में उस पूरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उसमें न जाकर, जैसा मेरा परिचय में भी कहा, मैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म या इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा पर केंद्रित करूंगा और टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद पर केंद्रित करना चाहूंगा। लेकिन चूंकि राष्ट्र की संकल्पना हमारे यहाँ यजुर्वेद में भी 22वें अध्याय में बहुत अच्छे से दी है कि जहाँ के लोग परस्पर एक दूसरे से स्नेह युक्त संबंधों से युक्त हों, जहाँ का आचार विचार साझा हो, जहाँ के लोग परस्पर एक दूसरे के प्रति अपना दायित्व बोध समझते हों और जो अपनी स्वयं की रक्षा वे सब लोग मिलकर कर सकते हैं, और जहाँ मतलब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, दुधारी गौ हों, जहाँ पर अच्छा कृषि का सारा विकास हो, वहां पर सभी प्रकार की ये सुविधाएं हों, ऐसा बहुत विस्तार से वर्णन आता है। और उस दृष्टि से भी हम देखें तो राष्ट्र की कल्पना हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले से चली आई है। अब वर्तमान समय में हम देखें तो लगभग मैं ये नहीं मानता
कि किसी भी कालखंड में राष्ट्रवाद धूमिल हुआ था। जो समुदाय जिस समय अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहे हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित किया है। मैं उसकी भी बहुत अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा इतिहास में, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला और उस ग्लोबलाइजेशन के दौर में मिड 80s से चला और 1991 में 1 जुलाई से हमने भी वही ग्लोबलाइजेशन का दौर अपनाया। लेकिन मूलतः सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने तो ग्लोबल इन्वेजन को इनवाइट किया और केवल जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे उनको एक प्रकार से सभी देशों के बाजार सीमलेसली, सीमा रहित सभी देशों के बाजारों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता मिली। तो उन्होंने अपने मार्केट्स और अपने इन्वेस्टमेंट का ग्लोबलाइजेशन किया। और हम एक प्रारंभ में यह भी रख दूं कि करीब 4 वर्ष पहले जब अमेरिका पर चीनी वस्तुओं का दबाव बढ़ने लगा, यूरोप पर भी बढ़ने लगा, अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को चीनी कंपनियों ने अधिग्रहित करना प्रारंभ किया, तो डी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल पड़ा। बल्कि डी ग्लोबलाइजेशन का दौर मैं यह मानता हूं 20 वर्ष पहले उस समय भी दिखाई देता था, जिस समय पेप्सी कंपनी जो अमेरिकन कंपनी थी, वह फ्रांस की बहुत प्रतिष्ठित डैनमन कंपनी जो उनकी डेयरी कंपनी थी, कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसको जब उसने टेक ओवर करने गई थी, बिल्कुल टेक ओवर हो चुका था लगभग, उसमें डी विलेपान वहां प्रधानमंत्री थे फ्रांस में, और उन्होंने कहा कि नहीं, डैनमन इज ए प्रेस्टिजियस फ्रेंच कंपनी, वी कैन नॉट अलाउ इट टू बी ओन्ड बाय अमेरिकन्स, और उन्होंने उस अधिग्रहण को रोका। और उसके बाद में उन्होंने 11 ऐसे उद्योग डिक्लेयर किए कि ये किसी भी गैर फ्रेंच कंपनी के द्वारा हमारे देश में उन उद्योगों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो हम ये देखते हैं कि औद्योगिक देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को सदैव सर्वोपरिता दी। हमने अपने यहाँ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आयात उदारीकरण किया। तो 1991 में हमारा विदेश व्यापार का घाटा, ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन ट्रेड में जो डेफिसिट था, that was only $1.6 billion, which has now increased above $100 billion, और बीच में तो $190 billion तक चला गया था हमारा फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। तो अब जब ये विदेश व्यापार में घाटा बढ़ने लगा तो हमारे रुपए की कीमत गिरने लगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के समय 18 रुपीज इक्वल टू $1 था, आज ये 76 रुपीज इक्वल टू $1 इसलिए हो गया कि इंपोर्ट सर्ज के कारण। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। दूसरा, हमने ग्लोबलाइजेशन में जो छूट दी वह दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना शुरू किया। उसके कारण देश का संगठित क्षेत्र का 3/4 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉरेन ओन्ड हो गई, विदेशी कंपनियों के नियंत्रण और स्वामित्व में चली गई। सारे उदाहरण नहीं लूंगा, एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। सारे रेफ्रिजरेटर्स हम इंडियंस बनाते थे, सारे टीवी हम भारतीय लोग बनाते थे, और आज लगभग 80% जो है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए वर्लपूल थी, सबसे ज्यादा टीवी फ्रिज उसके बनते थे। अमेरिका से वर्लपूल आई, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। फिर एबी इलेक्ट्रोलक्स लाई, उसने टाटा बिरलास की ऑलविन खरीद ली, महाराजा इंटरनेशनल, ऐसे करके। और आज हम देखें तो लगभग टीवी, फ्रिज से लेके, कारों से लेके, बाइक से लेके, स्कूटर्स, और उसके बाद में हमारे मोबाइल फोन और सभी में। तो ये अच्छा, इस सबका अधिग्रहण हो जाने से लगभग देश एक असेंबली लाइंस के कंट्री में रिड्यूस हो गया। हम आज वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर भी असेंबल करते हैं, जबकि पहले जब हम कैलविनेटर बनाते थे तो उसकी आयरन ओर और कॉपर ओर से लेके कॉपर के तार और उसका पिस्टन सिलेंडर वगैरह सभी यहाँ बनते थे, मिनी कंप्रेसर यहाँ बनता था। तो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में 50 गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था और 50 गुना टर्नओवर होता था। वो सारे हिस्से पुर्जे बाहर से आने लग गए, और लगभग आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कंट्रीब्यूशन 21.5% हाईएस्ट है, जब और उसने अमेरिका को भी नंबर 2 पे ढकेल दिया। अमेरिका का 17.5% है, और जापान, जिसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा केवल 1.6% है, आज उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 10% है।
हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है, 3% से भी कम है। चाइना की पर कैपिटा इनकम 1986 में भारत की पर कैपिटा इनकम से 15% कम थी, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तो यह 20% कम थी। यह एक प्रकार से चाइनीज नेशनलिज्म का उभार हुआ कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके और एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण जापान का हम ले सकते हैं। जापान में केवल मेड बाय जापान चीजें ही बिकती है जब तक वे सुलभ। उदाहरण के लिए जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, 96% कारें मेड बाय जापान बिकती है। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस समय उन्होंने जापान के बारे को कहा था, चेतावनी दी थी कि भाई देखो, तुम पूरी दुनिया में अपनी कारें बेचते हो, अमेरिका में तुम्हारी सारी यूरोप पर सबकी मिला तुम्हारी 11% कारें बिकती है, लेकिन तुम्हारे देश में केवल 4%, यूरोप अमेरिका सबकी मिला के 4% कारें बिकती है, इसलिए आप अपने बाजार को खोलो। वो बाजार को खोल भी दे, लेकिन जापानी नागरिक में आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या स्वदेशी का भाव इतना ऊंचा है। एक और अच्छा उदाहरण मुझे आ रहा है, जो मेरी आयु के लोग उन्हें पता होगा कि पहले कैमरा रोल आते थे। 2 कैमरा रोल दुनिया में चलन में थे, कोडाक और फ्यूजी। फ्यूजी जापानी था, कोडाक अमेरिकन था। पूरी दुनिया में 70% कैमरा रोल कोडाक बिकते थे क्योंकि क्वालिटी उनकी अच्छी थी। लेकिन जापान में एक भी कोडाक कैमरा रोल नहीं बिकता था। जापानी लोग केवल अपना जापानी मेड बाय जापान फ्यूजी कैमरा रोल ही खरीदते थे। तो बीच में 97 के आसपास कोडाक कंपनी ने अपने कैमरा रोल की कीमत 50% कर दी, यानी फ्यूजी की आधी कीमत में उसने कोडाक बेचना शुरू कर दिया। फिर भी कोई जापानी नागरिक कोडाक को नहीं खरीदता। विदेशी जो घूमने जाते थे उनको लगता था कि यहाँ पर ये सस्ता है, हम ले चले। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद के आधार पर ही राष्ट्रों की उन्नति, आर्थिक उत्कर्ष होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि यह जो पिछले दिनों हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन किया, उसके कारण देश के सारे बाजार में विदेशी वस्तुएं हो गई, और जो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, उसके कारण देश के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फॉरेन ऑनरशिप हो गई। आज हम देखें तो 80% जूते का पॉलिश चेरी रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी का है। उसके आगे चले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स 100% विदेशी ब्रांड है, दोनों कोक पेप्सी। उसके आगे चले तो टीवी, फ्रिज आदि में आज जो है 73% फॉरेन मल्टीनेशनल्स की डोमिनेंस है। उसी तरह से आप स्कूटर, मोटरसाइकिल में देख लीजिए, होंडा आदि। कारों में देख लीजिए, केवल 13% कारें मेड बाय इंडिया, टाटा और महिंद्रा की बिकती हैं। बाकी 87% कारें हम विदेशी खरीदते हैं, जो केवल यहाँ असेंबल होती हैं। कुछ तो असेंबल भी नहीं होती, सीधी की सीधी इंपोर्ट होती हैं। उसके आगे चलें तो आज 90% सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं। उसके आगे चलें तो मोबाइल हैंडसेट में, चाहे हम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गए, लेकिन उसका 4% वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ होता है। 96% वैल्यू के सारे पार्ट्स बाहर से लाकर यहाँ असेंबल करने का काम किया जाता है। तो कहने को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 3% है, लेकिन हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें अगर फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग को हम निकाल दें तो लगभग 3/4 उनकी है। तो हमारा तो मतलब एक प्रकार से उसमें भी 1/4 रह जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम आर्थिक राष्ट्रवाद का सहारा नहीं लेंगे, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का सहारा नहीं लेंगे, और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम अपना एक प्रकार से आर्थिक उन्नति करना कठिन होगा। क्योंकि आज हम देखें, जैसा मैंने कहा कि 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम हमारी तुलना में 15% कम थी। आज उसकी पर कैपिटा इनकम हमारी 4.5 गुनी हो गई। तो यह एक देश में आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का होना बहुत आवश्यक है। और दुनिया के सभी देशों में लगभग लोगों में यह एक इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म आपको दिखाई देगा। एक बात और जो सामान्यतया चर्चा में नहीं आता है, टेक्नो नेशनलिज्म। इन दिनों चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान
अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत तेजी से पनपा है। हर देश अपने यहाँ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है और उसके बाद में अपनी मैन्युफैक्चरिंग उस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे अवलंबित करता है। और अपने नेशनल लॉज भी इस तरह के बनाते हैं वो लोग कि उनकी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी आधारित प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में बिके। मैं जैसे एक उदाहरण ये देना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए हम सब लोग डीवीडी काम लेते हैं और डीवीडी प्लेयर काम लेते हैं। चीन को लगा कि एक डीवीडी प्लेयर पर $4.5 की रॉयल्टी देश के बाहर जाती है, हम क्यों नहीं कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाए। टेक्नो नेशनलिस्टिक इंटरवेंशन करते हुए उन्होंने डीवीडी की बजाय ईवीडी, एनहांस्ड वर्सेटाइल डिस्क और ईवीडी प्लेयर्स डेवलप किए और नेशनल लॉज इस तरह के एनेक्ट किए कि जिससे कि वहां आज ईवीडी प्लेयर्स के लिए ज्यादा अच्छा सेल्स इकोसिस्टम है। तो आज इसी प्रकार से हम देखते हैं बिल गेट्स दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर में इंडिविजुअल जो पीसी यूजर्स हैं उनमें 70-80% लोग पिरेटेड काम लेते हैं बिना लाइसेंस के। अगर सबको लाइसेंस लेना पड़े तो उसके ऊपर कितना पैसा बरसेगा। और इसलिए चीन ने सोचा हमें अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए और उन्होंने चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज की बजाय, एंड्रॉइड की बजाय। और आज वहाँ 40% पर्सनल कंप्यूटर्स में वो COS इंस्टॉल्ड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब तक एक बहुत अच्छा टेक्नो नेशनलिज्म का उदाहरण मुझे टेलीकॉम के क्षेत्र में आता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। हमने 80,000 लाइनों तक के फिक्स लाइन वाले टेलीफोन्स के लिए 80,000 लाइनों तक की टेलीफोन एक्सचेंजेस C.NET सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने बनाई थी। उस समय भी सरकार ने फ्रेंच और अमेरिकन और एक्सचेंजेस ज्यादा खरीदे थे, फिर भी C.NET की वो टेक्नोलॉजी भी काफी प्रचलित हुई थी। और वे एक्सचेंज जर्मन कंपनी सीमेंस और मोटोरोला जो उस समय अमेरिकन थी, आज चाइनीज कंपनी है, उसके एक्सचेंज से भी कुछ मायनों में अच्छे थे। 2G में हमने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं उनको अगर ध्यान आ जाए तो कोड एक्ट, कोड में COR स्मॉल लेटर्स है, DECT कैपिटल लेटर्स है। और वह जो है उसकी ट्रायल भी BSNL ने दिल्ली में लगा के देखा था। और ये एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस समय 2G की जिसमें वॉइस और डेटा एक साथ कॉन्करेंटली ट्रेवल कर सकते थे। अचानक हमने GSM यूरोपियन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। तो इसके हमारे अडॉप्ट करने के 15 दिन के अंदर 12-13 दूसरे देशों ने सोचा कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी सस्ती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। और हमने कोर्टेक्स जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी थी उसे छोड़ दिया। चाइना का उस समय टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जन्म भी नहीं हुआ और उसने 3G थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में खूब पैसा पानी की तरह बहाया। फिर भी वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाए, लेकिन उन्होंने एक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की। उनकी इच्छा तो थी कि यूरोप और अमेरिका से पहले और उनसे बेहतर 3G टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो उन्होंने एक TD-SCDMA नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप की। बहुत बेकार थी, टॉर्चुअस थी और इसलिए चाइना में 3G का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि चाइना ने तकनीकी राष्ट्रवाद टेक्नो नेशनलिज्म परस्यू करते हुए कह दिया था कि हम स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDMA के लिए ही करेंगे, किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। चाहे उनके यहाँ उसके कारण 3G का विस्तार कम हुआ, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले यूरोप अमेरिका से पहले और उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी TD-LTE डेवलप कर ली। आज दुनिया के 55 से 60% नेटवर्क इस TD-LTE पे काम करते हैं। हमारे यहाँ भी वोडाफोन, क्वालकॉम, रिलायंस सारे जो इसी पे काम करते हैं। तो और अब उसी पैसे से उन्होंने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसके ऊपर विश्व के समालोचकों ने कहा कि चाइना वाइल परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म हैज अटेन्ड द गोल ऑफ टेक्नो ग्लोबलिज्म, यानी कि तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए उन्होंने वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में यदि हमें अपने लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार दिलाना है, क्योंकि एक बहुत
छोटी सी बात है कि जब तक हम अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक असेंबली लाइन से चलेंगी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, और उसके कारण केवल 5%, 7%, 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उदाहरण के लिए आज मैं खिलौना कार का उदाहरण अगर आपके सामने रखूं, तो आज 90% टॉयज हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर एक टॉय कार देश में बनेगी तो उस टॉय कार को बनाने के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग के लिए जो डाई बनेगी, 2 करोड़ रुपए का काम उस डाई मोल्ड बनाने वाली कंपनी को मिलेगा। उसके बाद उस कार में एक सेल से चलने के लिए कॉइल लगेगी, तो उस कंपनी को खिलौना कार बनाने वाली कंपनी को कॉइल खरीदनी होगी, तो कॉइल बनाने वाली कंपनी को कारोबार मिलेगा। कॉइल बनाने वाली कंपनी को एनामल्ड वायर चाहिएगा, तो वायर एनामलिंग वाली कंपनी को काम मिलेगा। वायर एनामलिंग करने वाली कंपनी कॉपर वायर खरीदेगी, तो कॉपर ड्राइंग मशीन वाले का काम चलेगा। कॉपर ड्राइंग मशीन वाला कॉपर इनगोट खरीदेगा। तो कहने का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में जो वैल्यू एडिशन होता है, उसके कारण देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और इसलिए आज के समय में ये हमें जब रिवर्स ग्लोबलाइजेशन प्रारंभ हो गया, यह जो कोरोना के शुरू होने से 4 साल पहले डी ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, अब कोरोना के चलते अब हर देश में राष्ट्रवाद इस सीमा से आगे बढ़ रहा है कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का लाभ उठाते हुए भारत को भी अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए बड़े पैमाने पर पॉलिसी इंटरवेंशंस और बड़े पैमाने पर देश में विभिन्न प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस वर्तमान दौर में हम बहुत अधिक चीन पर निर्भर हो गए। चीन ने योजना पूर्वक हमारी एक एक इंडस्ट्री को सिक करने के लिए, वहां हमको डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उसने चीप डंपिंग शुरू की। तो आज हम देखते हैं कि आज से 8 साल पहले 80% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो दवाइयां बनाने के काम में आते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो देश में बनते थे। आज 70% एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, चाइना से आते हैं। और चाइना ने बहुत योजनापूर्वक हमारी इंडस्ट्री को डैमेज किया अपना नेशनलिज्म को परस्यू करते हुए। अगर चीन की सरकार को किसी चीनी कंपनी को कोई मतलब पैसा अलग से देना पड़े हमारी इंडस्ट्री को सिक करने के लिए, तो वो उसमें हेजिटेट नहीं करते। तो जैसे फॉलिक एसिड हमारे देश में बनता था 7,000 रुपए किलो, और हम उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन होता था। अब चाइना को लगा कि इनके फॉलिक एसिड की इंडस्ट्री हमको डी इंडस्ट्रियलाइज करना है, तो उसने 4,500 रुपए किलो में फॉलिक एसिड डंप करना शुरू किया। तो हमारे देश के सारे फॉर्मुलेटर्स ने वो फॉलिक एसिड चाइना से लाना शुरू किया। देश के सारे उद्योग बंद हो गए फॉलिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। तो उसने 2016 की जनवरी से दिसंबर के बीच उसकी कीमत 11 गुनी बढ़ाकर और 50,000 रुपए कर ली हमको एक्सप्लोइट करने के लिए, और आज हम उस रेट में इंपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आज हम देखते हैं 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हमारे सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, कारों आदि में जो भारत स्टैंडर्ड 6 वाले पोल्यूशन नॉर्म्स वाले कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारे चाइना से आते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलिंग में आज लगभग 40% के करीब इनपुट्स भारत स्टैंडर्ड 6 वाले चाइना से आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में भी यही स्थिति है। आज देश के 90% सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं। उसके कारण चाइना में प्रतिदिन 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एक तरह से हम चीन को 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट पर डे गिफ्ट कर रहे हैं। और पिछले साल हमने 22,500 करोड़ और उसके पिछले साल 28,000 करोड़ रुपए के सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट किए, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाइना का हुआ। तो जब तक हम अपने देश में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, तब तक देश से एम्प्लॉयमेंट भी एक्सपोर्ट होता जाएगा और देश में टेक्नोलॉजी भी हमारी हम पिछड़ते चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। 2014-13 के पहले हमारे देश में 49 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे सोलर के फील्ड में। हीरो ग्रुप का हीरो सोलर, इंडो सोलर, विक्रम सोलर, मोजर बायर, कई सारी कंपनियां, और इनका लगभग 70% आउटपुट एक्सपोर्ट होता था। लेकिन फिर हमने जब 100 गीगावाट सोलर जनरेटिंग कैपेसिटी का टारगेट लिया, तो चाइना ने चीप डंपिंग शुरू की।
तो जापान में भी डंपिंग शुरू की, तो जापान ने तो अपने यहाँ 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज पैनल पे लगा दी। अमेरिका में डंपिंग शुरू की सोलर पैनल्स की, तो उन्होंने 107% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। हमने उसके ऊपर सोलर चाइनीज पैनल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई। इसके कारण हमारे ये 49 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, चाहे हीरो सोलर हो, विक्रम सोलर हो, इंडो सोलर हो, चाहे मोजर बायर हो, जो सोलर पैनल बनाते थे, वो सारी की सारी कंपनियां सिक होकर बंद हो गई और इसलिए हम फॉरेन डिपेंडेंट हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में चाहे हमें कोई वस्तु सस्ती खरीद मिले या महंगी मिले, अगर हमको देश में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर एनहांस करना है, तो हमें उसके लिए निश्चित रूप से मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमको विकसित करनी होगी और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। आज देश में करीब 1.25 करोड़ युवा प्रतिवर्ष रोजगार के बाजार में प्रवेश करते हैं। उनको यदि रोजगार सुलभ कराना है, तो जब तक देश में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी जब हम अपने स्तर पर अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से हम आगे बढ़ेंगे। एफडीआई से तो केवल असेंबली लाइन्स ही लगती है, बल्कि हुआ ये कि आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जानबूझ के हमारे यहाँ की डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन को नष्ट कर रही है। मैंने जैसे कैलविनेटर और वर्लपूल का उदाहरण लिया था। एक जमाना था सारे रेफ्रिजरेटर्स भारतीय लोग बनाते थे, और अचानक वर्लपूल कंपनी आई, उसने कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया। 6 महीने बाद उसने नाम वर्लपूल कर दिया, और मिनी कंप्रेसर जो उसका यहाँ बनता था, रेफ्रिजरेटर को बनाने में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वो मिनी कंप्रेसर होती, बाकी तो अलमीरा का ढांचा है। तो उन्होंने मिनी कंप्रेसर अमेरिका से लाना शुरू कर दिया। वी वुड बी सोर्सिंग ए बेटर कंप्रेसर फ्रॉम आवर ओन सब्सिडियरी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर जब वो रेफ्रिजरेटर की मिनी कंप्रेसर बनने की यूनिट उनके उन्होंने बंद कर दी, तो टेक्मा करके एक पोर्टुगीज कंपनी है वो आई, और उसने इस वर्लपूल से उसकी मिनी कंप्रेसर यूनिट खरीद ली। और उसके बाद में हमारा श्रीराम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक और कंपनी थी जो इसी तरह से मिनी कंप्रेसर बनाती थी, उसको भी खरीद लिया। देश की 100% मोनोपोली टेक्मा के पास चली गई, और टेक्मा ने वापस क्या किया कि अपना सारे जो मिनी कंप्रेसर के पार्ट्स यहाँ बनते थे, उसका पिस्टन, सिलेंडर, सब कुछ आयरन ओर से ऊपर तक हम बनाते थे, तो वो सारे पार्ट्स वो अपनी 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 टेक्मा अपनी जो उसकी दूसरे देशों में ब्रांचेस हैं वहां से लाती है और यहाँ असेंबल करती है। तो ये एक प्रकार से हुआ ये कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटीज इस देश के बाहर चली गई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के चलते, और हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी उससे अवरुद्ध हो गया। ये एक नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इतना एफडीआई हमने अपने देश में इनवाइट कर लिया कि, और हमारा आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जितना हमारा आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका 3 गुना हमारे यहाँ इनबाउंड एफडीआई है। इसलिए जितना मुनाफा फॉरेन मल्टीनेशनल्स इस देश से बाहर ले जाती है, हम उसका 1/3 ही ला पाते हैं, और इसलिए हमारे विदेश व्यापार में $100 बिलियन से ज्यादा का घाटा, और इन्वेस्टमेंट इनकम में ये $40 बिलियन का डेफिसिट और बढ़ जाता है। और इस कारण हम एक प्रकार से उसके कारण भी आर्थिक संकट में आते हैं, रुपए की कीमत में गिरावट आती है। तो इसलिए अब यह जो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें 4 काम करने होंगे। सबसे पहला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आर्थिक राष्ट्रवाद का परिचय देते हुए और टेक्नो नेशनलिज्म का अनुसरण करते हुए जो जो इनपुट्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हम विदेशों से आयात करने के लिए बाध्य हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों, चाहे जैसा मैंने कहा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स 70% चीन से आते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके और उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हमको शुरू करनी होगी। दूसरा, हमको जो अपने देश में करीब 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, उन 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स में टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस की समस्या है, इसलिए उसको भी दूर करना होगा, और हर एक इंडस्ट्री क्लस्टर की समस्याओं को हल करते हुए उनका टेक्नोलॉजिकल रिनोवेशन बहुत जरूरी है। इसी जमाने में हमारा वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 6% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, आज वह घटकर 3% से कम रह गया। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों का 6% से अधिक हो गया।
एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट हमारा है वह टेक्सटाइल में है। 1,20,00,000 लोग सीधे सीधे नियोजित हैं और बाकी जो होम बेस्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उनमें इससे भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो चाहे जितने हमारे सारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं उन सब का रिनोवेशन करेंगे तभी हम अपने देश की डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। नहीं तो बिफोर लास्ट ईयर हमने $5 बिलियन के गारमेंट्स इंपोर्ट किए थे, इस गए साल $7 बिलियन के किए। तो हमारी गारमेंट्स में फॉरेन डिपेंडेंस, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस भी बढ़ रही है और हमारे एक्सपोर्ट्स भी घट रहे हैं। तो हमारे विदेश व्यापार में घाटे का बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम को अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस प्रदान करनी होगी। एक दूसरा तीसरा जो हमको काम करना है, सनराइज सेक्टर्स जितने हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप इन दिनों जो बिल्कुल नए परिवर्तन आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने भी नीति तय की है कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा समर्थन देंगे और 2030 के बाद पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स की बिक्री बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आने से क्या होगा कि हमारे देश में अभी जो पेट्रोल और डीजल के इंजन के करीब 2000 पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने वाली हजारों कंपनियां कोयम्बटूर से गुड़गांव तक फैली हुई हैं। वो सब की सब रिडंडेंट हो जाएगी क्योंकि 2000 पार्ट वाला जो इंजन है पेट्रोल या डीजल का, उसके बजाय 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव ले लेगी। और वो इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी हम अगर डेवलप नहीं करेंगे, हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, लिथियम बैटरीज हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, या लिथियम बैटरीज विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ असेंबल करने का काम करेंगी, तो काम नहीं चलेगा। हमको लिथियम बैटरीज से लेके और सभी तरह के ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने देश में बनाने की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमको अपने देश के रेफरेंस में चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी भी ठीक से विचार करना होगा। अब लिथियम बैटरी हम बनाएंगे तो उसके लिए कोबाल्ट, लिथियम आदि मिनरल्स हमारे देश में तो है नहीं। वो हमको कहाँ से लाएंगे? लैटिन अमेरिका से लाना होगा, अफ्रीका से लाना होगा। चाइना ने तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इन सारे मिनरल्स के 40% जो रिजर्व्स हैं टेक ओवर कर ली। हमें रॉ मटेरियल सिक्योरिटी की बात भी सोचनी है। और इसलिए मुझे लगता है, हो सकता है मैं कॉमर्स मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो सामान्य तकनीकी लोगों से बात होती है तो लोगों का ये कहना है कि हमको अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड मतलब जो टेक्नोलॉजी पे जाएंगे कार बस ट्रक में, वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी ही बाई प्रोडक्ट होता है। नहीं तो हम जो लिथियम बैटरी की लाइफ खत्म होने के बाद उस लिथियम भी एक पोल्यूशन मेनास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें आर्थिक राष्ट्रवाद और तकनीकी राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए रॉ मटेरियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने देश के एक प्रकार से सभी लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था भी करनी। यहाँ पर दो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हमको अगर जिन सेक्टर्स में हम अभी बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उन सेक्टर्स में हमको कंसोर्शियम अप्रोच काम लेना चाहिए, उद्योग सहायता संघ विकसित करने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मान लो कुछ कंपोनेंट्स कोई एक यूनिट बनाएगी, कुछ कंपोनेंट्स कोई दूसरे यूनिट बनाएगी। मैं इंडस्ट्री कंसोर्शियम का बहुत अच्छा उदाहरण यूरोप का ध्यान आता है। जब सारे बड़े हवाई जहाज अमेरिका में बनते थे, बोइंग भी और लॉकहीड मार्टिन के भी और सारे, यूरोप के पास अपना कोई वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट नहीं था। तो उन्होंने 4 देशों ने मिलकर, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, एक एयरबस कंसोर्शियम बनाया। उनके चारों देशों में जो छोटे छोटे एरोस्पेस पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां थी, उन सबका एक एयरबस कंसोर्शियम बनाया और कहा कि भाई इनमें सब में आपस में काम बांट दो। तो हवाई जहाज का डोर कौन बनाएगा, हवाई जहाज की सीट कौन बनाएगा, उसका रडर कौन बनाएगा, प्रोपेलर कौन बनाएगा, ऐसे सारे उन कंपनियों में बांट के उन्होंने अब जाके वो एयरबस कॉर्पोरेशन बनाया। बाकी वो कंसोर्शियम था। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भी आज बहुत सारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, हमारी IITs हैं, हमारी NITs हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। मुझे लगता है कॉमन रिसर्च करके और हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। और एक बात और यहाँ मैं संदर्भवश रख दूं कि हमको अपना कृषि एक बहुत बड़ा हमको ब्रीदर हो सकता है। भारत में करीब 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, कुछ लोग 18 करोड़ हेक्टेयर मानते हैं। उसमें से 7 करोड़ हेक्टेयर
भूमि सिंचित है। हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर चला जाता है, उसका अगर हम ठीक ठीक उपयोग करें तो करीब 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित कर सकते हैं। तो विश्व की 450 से 500 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करके एक फूड पावर वर्ल्ड का बन सकता है। दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स हमारे यहाँ हैं और आने वाले समय में ऑर्गेनिक फूड की जो डिमांड बढ़ेगी, और अगर हमने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को अगर फूड सिस्टम की तरह देखना शुरू किया, किसान क्रॉप प्रोड्यूसर के नाते विशेष कुछ नहीं कमा पाता है, लेकिन हम जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है, लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, मान लो गेहूं बना के किसान को लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन वहीं पर अगर उस ब्लॉक में अगर हम आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे पोटैटो, टमाटो, हर एक के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और उनको एक्सपोर्ट वर्दी बनाना होगा और तभी जाकर हम वर्ल्ड की फूड पावर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम अपने देश में सभी तरह के अगर आर्थिक गतिविधियों को अगर संभल देंगे तो हम वर्ल्ड की क्रमांक 1 की इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं हमारी, क्योंकि आज हमारे पास में 3rd लार्जेस्ट टैलेंट पूल ऑफ टेक्निकल पर्सनल है। तो हम पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में ले सकते हैं। और अभी जो चाइना के साथ जो ग्लोबल डिस्टेंस बढ़ी है, यूरोप, अमेरिका, जापान आदि सभी देश अपनी कंपनियों को वहां से रिलोकेट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, और इसलिए भारत एक उसके लिए आइडियल मतलब जो है विकल्प हो सकता है। तो चाहे हम कुछ समय के लिए उन सबको मैन्युफैक्चरिंग बेस देके और अल्टीमेटली हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अपने बनाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बल्कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के 2 उदाहरण मुझे बहुत अच्छे ध्यान में आ रहे हैं। अगर 5 मिनट और हो तो मैं उन उदाहरणों को ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जब आज देखिए 90 लाख की जनसंख्या वाला स्वीडन है, पूरी दुनिया के लिए बसें और ट्रकें वो बनाता है, वोल्वो, स्केनिया आदि। जब वोल्वो ने 400 हॉर्स पावर के ट्रक और बसेस इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए, उस समय टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, किसी के पास 200 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई मॉडल ही नहीं था। टाटा मोटर्स को भी लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपने हाई एंड मॉडल्स के प्रॉफिट से हमको लो एंड मॉडल्स में भी मार्केट से स्क्वीज आउट कर दे। अचानक टाटा ने देखा कि डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड जो कोरिया में दिवालिया हो गई है और उसका वहां 400 हॉर्स पावर के ट्रक्स में 25% मार्केट शेयर है, तो उन्होंने तत्काल उसको $100 मिलियन में खरीद लिया उस कंपनी को। वो टाटा डेवू हो गई। वहां उन्होंने साल भर R&D करके एक नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास ट्रक का डिजाइन डेवलप किया। आज वो नोवस वर्ल्ड क्लास ट्रक 39 कंट्रीज में मैन्युफैक्चर टाटा कर रहा है। और उसके साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने 2-3 टेक ओवर्स और किए। ब्राजील की मार्को पोलो के साथ उन्होंने टाई अप किया, और ये सारा करके उसके पहले इस टेक ओवर के पहले टाटा मोटर्स का 95% अपने देश में ही बिकता था ट्रक और बसेस, और वो कहीं 24वें नंबर पे आती थी ट्रक और बस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड लेवल पे। आज की तारीख में टाटा मोटर्स वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 4थी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। तो कहने का मतलब ये एक एक्विजिशंस अब्रॉड की पॉलिसी भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के और अपने मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस कम से कम समय में करना पड़ेगा। बल्कि अभी एक और, चूंकि मैंने जब ब्रांड की भी बात की, मुझे टाटा का ही बहुत अच्छा एक उदाहरण वही आता है। टाटा की चाय 25 साल 30 साल पहले रिटेल में नहीं बिकती टाटा टी की, और टाटा टी ग्लोबल रैंकिंग में बहुत नीचे आती थी अपने रिटेल मार्केट। तो टाटा टी को लगा कि टेटली एक इंग्लैंड में कंपनी है, दिवालिया हो गई है, भारी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन उसका यूरोप में टी बैग्स में 21% मार्केट शेयर है और अमेरिका में 17% मार्केट शेयर है। तो उन्होंने 43 मिलियन पाउंड में उसको खरीद लिया और टाटा टेटली नाम हो गया। और आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी बन गई। उस टाटा टेटली के आधार पर देश में भी आज उसका रिटेल मार्केट में चलन हो गया और पूरी दुनिया के मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का 20% यूथ हमारे पास है, और आज की तारीख में हमारे पास में एक लार्ज टैलेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर है। तो मुझे लगता है कि हमें आने वाले समय में वर्ल्ड का
एक प्रकार से इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और सर्विसेज का हब के रूप में इमर्ज होना चाहिए। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी देखें तो सॉफ्टवेयर में हम डेवलप तो कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? सन माइक्रोसिस्टम के लिए कर रहे हैं, गूगल के लिए कर रहे हैं, एप्पल के लिए कर रहे हैं। हमारे अपने ब्रांड्स नहीं है। जब तक हम अपने ब्रांड्स नहीं बनाएंगे, आज वर्ल्ड का $1 ट्रिलियन का जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का मार्केट है, उसमें हमारा तो केवल 0.7% है, $7 बिलियन का है। आज ERP सॉफ्टवेयर में चाहे SAP AG में देख लो, ओरेकल में देख लो, IBM में देख लो, सारा काम हिंदुस्तानी लोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर ERP सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ब्रांड्स जो हैं उन कंपनियों के। तो मुझे लगता है कि हमें, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, अब आने वाले समय में सारा सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिराइव होगा, तो सारा सब कुछ AI बेस्ड होगा। जैसे उदाहरण में रख दूं, हेल्थ केयर में आज चाइना ने इस तरह का एल्गोरिदम डेवलप किया है कि वो सिंपल लंग के एक्सरे के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति को 1.5 साल बाद लंग कैंसर होगा। और आज गूगल ने ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है कि वो रेटाइना के पिक्चर के आधार पर प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति को 1.5 साल बाद कार्डियक ब्लॉकेज होगा। या आज जो बहुत सारे इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, तो अगर पूरी दुनिया को AI के समाधान हम देंगे तो हमारे ऊपर पैसा बरसेगा। और हमारा छोटे से छोटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल को ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स, ट्रीटमेंट के टूल्स सारे मंगाने पड़े बाहर से, तो हम एक तरह से हमारा विदेशी मुद्रा सारी उसमें चली जाएगी और हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में हमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को डिसमेंटल करना चाहिए और हमें डेफिसिट का सहारा लेकर, और बल्कि मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करना पड़े तो हमें एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए। 2008 की स्लो मेल्टडाउन के बाद अमेरिका ने $3 ट्रिलियन की क्वांटिटेटिव ईजिंग की, नई करेंसी इन्फ्यूज की इकोनॉमी में। यूरोप ने $1.5 ट्रिलियन की करेंसी इन्फ्यूज की। जापान ने $800 बिलियन का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया। मुझे लगता है कि हमें भी आने वाले समय के लिए अपने देश में सनराइज सेक्टर्स जो हैं 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में डेवलप होने वाले, चाहे हमारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के रिनोवेशन की बात हो, चाहे हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, सभी के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में देश में डोमेस्टिक रिसोर्सेज मोनेटाइजेशन करने के द्वारा बढ़ाने होंगे। और उन सारे पैसे को हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दें, जिससे कि हम डिमांड पुश वाले सेक्टर्स में न डाल के और केवल उसको इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस एस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे, तो आने वाले समय में भारत विश्व की क्रमांक 1 की शक्ति होगी, वर्ल्ड का फूड पावर होंगे, वर्ल्ड का हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होंगे। और इसलिए हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म और टेक्नो नेशनलिज्म का सहारा लेते हुए और आने वाले समय में भारत को विकसित देशों की, औद्योगिक देशों की अग्र पंक्ति में क्रमांक 1 पर स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म इस बदले हुए परिवेश में अपनाना होगा। जिस समय दुनिया रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, उस समय हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म और टेक्नो नेशनलिज्म, ये 2 मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ना होगा। तो हम अपने देश में जो युवा लोग हैं उनके लिए रोजगार और देश को एक प्रकार से संपूर्ण विश्व में उसके आधार पर, आज चीन कन्फ्यूशियस सेंटर खोल रहा है। भारत में कई विश्वविद्यालय में उन्होंने पैसा देकर कन्फ्यूशियस सेंटर्स खुलवा लिए। तो उसके बाद हम वेदांत सेंटर खोलेंगे। अगर हमारे पास पैसा हुआ तो हम धीरे धीरे वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक सुख सौहार्द और हम वापस जो पुराना पृथ्वी समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र स्थिति जो हमने कहा है, पृथ्वी से समुद्र पर्यंत ये एक राष्ट्र है, तो सब लोगों के संपूर्ण विश्व की 780 करोड़ जनसंख्या के योगक्षेम के लिए हम एक संवाहक बनेंगे और धीरे धीरे सारी परिभाषाएं हमारे अनुरूप होगी। आज वेबस्टर की नई डिक्शनरी आई, उसने धर्म की परिभाषा दी है इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। तो कहने का मतलब है कि धर्म अब रिलीजन नहीं रहा। तो जो सारी बात हुई, तो हमें एक प्रकार से सारी परिभाषाएं सब कुछ अपने हिसाब से गढ़ने के लिए एक बार तकनीकी राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा के माध्यम से देश को अगर हम एक उन्नत और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के
लोकक्षेम और संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का भाव स्थापित करने का पुण्य लाभ हम अर्जित कर सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ और आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने आज यहाँ उपस्थित रहकर इस चर्चा को आगे बढ़ाया। धन्यवाद सर। हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि आपने विषय पर इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन बातों को इतनी सरलता से सरलीकृत करके जनसाधारण, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी आपने सबको ग्राह्य कराया। सर, आपने बताया सार्वभौमिकता राष्ट्रवाद का आधार है और वैश्वीकरण से कैसे परिवर्तन होता गया और किस तरह आज हम लोग डीग्लोबलाइजेशन की ओर पुनः अग्रसित हो रहे हैं। आपने विभिन्न उदाहरणों द्वारा चीन के बारे में बताया, विभिन्न कंपनियों के बारे में बताया कि कैसे हम लोग जब तक अपने स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, भारत के मतलब मेक इन इंडिया नहीं, मेड बाय इंडिया कॉन्सेप्ट दिया आपने। तो मेड बाय इंडिया एक इकोनॉमिक राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ बताया और साथ ही साथ में आपने टेक्नोलॉजी के इनोवेशन और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पर पूरा जोर दिया। साथ साथ आपने रोजगार सृजन और विभिन्न कॉन्सेप्ट जैसे उद्योग सहायता संघ, वित्तीय घाटा की परवाह न करते हुए परिस्थितियों के आधार पर पुनर्निरीक्षण, वैयक्तिक जो भी एक्ट है जैसे आपने बताया FRBM, उसका ध्यान न देते हुए हम लोग वित्तीय घाटे की अपने सनराइज सेक्टर और अन्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने पे कैसे फोकस कर सकते हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।